गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में डीएनए अणु का वाटसन एवं क्रिक मॉडल का अध्ययन कराएंगे। इसके अध्ययन करने से पहले डीएनए अणु की संरचना की खोज के विषय में कुछ विशेष वैज्ञानिकों के योगदान का हम अध्ययन करते हैं। सन 1951 व 1953 में MHF विल्किंस एवं रॉसलिंड फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिकों ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा विश्लेषण किया। तो इसमें से रॉसलिंड फ्रैंकलिन एक ब्रिटेन की महिला वैज्ञानिक थी। डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन के विश्लेषण द्वारा इन्होंने बताया कि डीएनए अणु की संरचना द्विसूत्री कुंडलिनी की भांति होती है, अर्थात डीएनए का जो अणु होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स की तरह होता है। लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता था। इसलिए इनमें से विल्किंस ने डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन के दौरान जुटाए गए आंकड़ों तथा तथ्यों को वाटसन एवं क्रिक के साथ साझा किया। इन्हीं तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के त्रिविम प्रतिरूप का वर्णन किया। डीएनए के इसी त्रिविम प्रतिरूप को हम डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का। तो देखिए, ये जो चित्र है ये जो है डीएनए अणु की जो है त्रिविम प्रतिरूप का है। तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए के त्रिविम प्रतिरूप के बारे में निम्नलिखित निष्कर्षों को निकाला। तो इन्होंने बताया कि डीएनए का जो अणु होता है वो जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए अणु क्या होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो इसमें देखिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये होती है और दूसरी एक ये जो होती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ये दोनों श्रृंखलाएं डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर, ये देखिए एक सीधी सी संरचना दिखाई जा रही है, ये इसकी क्या है? सेंट्रल एक्सिस है, जिसे हम केंद्रीय अक्ष कहते हैं। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इस केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त जो होती हैं कुंडलित रहती हैं, अर्थात राइट हैंडेड जो होती हैं ये कुंडलित रहती हैं। इसी को हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है कुंडलित रहती हैं। और इस डीएनए अणु में जो है दो हेलिक्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? दो हेलिक्स होते हैं। तो इन्हीं कुंडलित संरचनाओं को जो है हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? दो होती है। एक हेलिक्स ये होता है, दूसरा हेलिक्स ये होता है। डीएनए अणु की मोटाई जो है वो इन्होंने कितनी बताई? 20 एंगस्ट्रॉम बताई। वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए अणु के त्रिविम प्रतिरूप मॉडल में ये बताया कि जो है डीएनए अणु जो होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं
विपरीत दिशाओं में जो है पथ समानांतर होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक दिशा जो होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दिशा जो है 5 फ्रैंक टू, देखिए यहाँ पर 3 फ्रैंक होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दिशा 5 फ्रैंक टू 3 फ्रैंक होती है। देखिए यहाँ 5 फ्रैंक टू 3 फ्रैंक। और दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो दिशा होती है वो 3 फ्रैंक टू 5 फ्रैंक होती है। एक श्रृंखला की जो सभी न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा जो अणु होते हैं वो फास्फेट अणुओं के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं, और शर्करा और फास्फेट अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे हम 5 फ्रैंक टू 3 फ्रैंक फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। और यही फास्फोडाइस्टर बंध जो होते हैं दोनों श्रृंखलाओं के शुगर फास्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी जो है शुगर फास्फेट बैकबोन होती है। इस श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की भी जो है ये क्या है, देखिए ये जो है शुगर फास्फेट बोन है। क्या है ये शुगर फास्फेट बैकबोन जो होती है किसकी बनी होती है, इस शुगर फास्फेट और शुगर की बनी होती है। दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड के क्षारक, ये देखिए यहाँ पर जो है क्षारक जो है भी परस्पर आपस में जो है हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक क्षारक एडेनिन है और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये क्षारक जो है थाइमीन है। ये दोनों क्षारक आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या है जुड़े होते हैं। तो एडेनिन जो होता है सदैव जो होता है 2 हाइड्रोजन बांडों की सहायता से थाइमीन से जुड़ता है। इसी प्रकार अगला जो है क्षारक ग्वानिन जो होता है वो हमेशा जो है साइटोसिन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बांडों की सहायता से जुड़ा रहता है। तो इस वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि इसमें जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। अर्थात एडेनिन जो होता है वो सदैव थाइमीन से और ग्वानिन जो है सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। और इन्होंने बताया कि जो है द्विकुंडलिनी में जो है एक घुमाव होता है जिसे हम एक कुंडल बोलते हैं, और इस कुंडल की लंबाई जो होती है अर्थात इस घुमाव की लंबाई जो होती है कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ से लगा करके यहाँ तक इस कुंडलिनी का एक घुमाव होता है। इसकी लंबाई कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब एक कुंडल जो है इसका कितने में फैला होता है 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है। और इस कुंडल में जो है 10 जोड़े बेस पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं 10 जोड़े बेस पाए जाते हैं। दो जोड़ी बेसों के बीच की दूरी जो होती है देखिए एक बेस ये है और एक बेस ये है। तो जो 2 जोड़ी बेसों के बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें डीएनए अणु के कुंडलीकरण के कारण डीएनए अणु का जो है क्या होता है ये देखिए कुंडलीकरण होता है। इसके कारण जो है इस अणु की पूरी लंबाई में जो है दीर्घ खांच और लघु खांचें पाई जाती है। तो देखिए ये जो है दीर्घ खांच है जिसे हम मेजर एरो ये बता रहा है कि ये जो है देखिए मेजर ग्रुप है या इसे हम दीर्घ खांच कहते हैं। और ये जो है एरो जो है ये देखिए इधर छोटा सा है तो इसको हम माइनर ग्रुप या लघु खांच के नाम से भी जानते हैं। तो वाटसन एवं क्रिक ने अपने डीएनए अणु के त्रिविम प्रतिरूप मॉडल में यह निष्कर्ष निकाले हैं। तो ये जो है हमने जो आपको चित्र दिखाया जो है ये जो है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु का त्रिविम प्रतिरूप होता है। ये किसका है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु का त्रिविम प्रतिरूप है। अब हम इसके ऊपर नोट्स देखते हैं।
डीएनए अणु का वाटसन तथा क्रिक मॉडल। इसका दूसरा नाम त्रिविम प्रतिरूप होता है, अर्थात 3 डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं। सन 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस ने डीएनए अणु का त्रिविम प्रतिरूप अर्थात 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए सन 1962 में तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, अर्थात नोबेल प्राइज जो है इनको सन 1962 में डीएनए अणु की त्रिविम प्रतिरूप मॉडल की खोज के लिए प्रदान किया गया। लेकिन रॉसलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु सन 1958 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार सन 1962 में दिया गया था। अब हम डीएनए अणु के निष्कर्षों को देखते हैं। डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहता है। इस डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं। इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम अर्थात 2 nm होती है। अगला निष्कर्ष वाटसन एवं क्रिक ने निकाला, इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में प्रति समानांतर होती हैं, अर्थात एंटी पैरेलल होती हैं। अगला निष्कर्ष, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके बीच 5' to 3' फास्फोडाइएस्टर बंध होते हैं। अगला निष्कर्ष इन्होंने निकाला, दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारक भी परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें एडेनिन बेस सदैव थाइमिन से तथा ग्वानिन सदैव साइटोसिन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला निष्कर्ष निकाला, द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला रहता है। इसके प्रत्येक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। दोनों जोड़ी नाइट्रोजन बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब 2 जोड़ी नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला निष्कर्ष उन्होंने निकाला, कुंडलिनीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचें, जिसे हम मेजर ग्रोव भी कहते हैं, तथा लघु खांचें होती हैं। लघु खांच को हम माइनर ग्रोव्स के नाम से जानते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में डीएनए अणु की त्रिविम प्रतिरूप संरचना का अध्ययन किया। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।